नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2016 में जो व्यापम ने छात्रावास अधीक्षक का पेपर लिया था, उसके मैथ्स के जो ज्योमेट्री वाले सेक्शन के प्रश्न पूछे गए थे, इस पर बातचीत करेंगे। जो गणित वाला सेक्शन था, उसका जो ज्यामिति का प्रश्न पूछा गया था, उन प्रश्नों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2016 में व्यापम ने जो हॉस्टल वार्डन का छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जाम लिया था, यहां पर कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 20 प्रश्न थे गणित के। और गणित के इन 20 प्रश्नों में से 9 प्रश्न पूछे गए थे ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति के सेक्शन से। तो ज्योमेट्री का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप खुद सोचिए, 20 में से 9 प्रश्न उसने ज्यामिति के पूछे थे, ज्योमेट्री के पूछे थे। अभी का अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो नया स्ट्रक्चर है, पूरा 100 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से गणित का वेटेज बढ़ गया है, 25 प्रश्नों का हो गया है। तो मान के चलिए आपको 9 से 10 प्रश्न वापस से ज्यामिति ज्योमेट्री वाले सेक्शन से फिर से मिलने वाले हैं। 9 से 10 प्रश्न मिनिमम मिलेंगे आपको। आपने हॉस्टल वार्डन का गणित का जो सिलेबस है ये देखा होगा, बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर मैं बात करूं तो औसत लिखा है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, इसके अलावा लसम मस है, समय दूरी है, इसके अलावा साधारण ब्याज है। इतना ही बस है। इसके अलावा जो एक और सेक्शन है, पूरा ज्यामिति का सेक्शन है। तो आप खुद सोचिए, 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो ज्यामिति वाले सेक्शन से 9 से 10 प्रश्न आप मान के चलिए पूछेगा ही। तो ज्यामिति वाले सेक्शन में कुछ भी मत छोड़िए। इसमें क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले रेखा और कोण को पढ़ लीजिए पूरा। इसके बाद 2D आकृतियां सारी कवर कर लीजिए, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त आएगा। सारे प्रकार के त्रिभुज, सारे प्रकार के चतुर्भुज को कवर कर लीजिए। 3D आकृतियां पूरी पढ़ लीजिए। 3D आकृतियों में अगर मैं बात करूं, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, ये सारी आकृतियों को डिटेल में पढ़ लीजिए। इसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता को भी पढ़ लीजिए। सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए इसको भी। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लीजिए, कुछ विविध प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर में थोड़े से अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन अच्छी से तैयार करना पड़ेगा ज्योमेट्री के सेक्शन को, तब जाके आपका गणित में 25 में कहीं ना कहीं 23, 24, 25 प्रश्न बनेगा। क्योंकि ज्यामिति वाले सेक्शन से प्रश्न पूछेगा। 2016 में 20 में 9 प्रश्न पूछा, आप खुद सोचिए, और अच्छे प्रश्न पूछा था। लगभग सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। आज बात करेंगे, पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके आसपास की जो कहानी है वो कहानी भी आपको समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में 2016 में जो 9 प्रश्न पूछे गए थे, वो 9 के 9 प्रश्न आपको पूरे एक्सप्लेन करूंगा। मैं पूरे आसपास की कहानी भी समझाऊंगा आपको, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा ज्योमेट्री को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, तब जाके आपका कहीं ना कहीं गणित का सेक्शन बहुत अच्छा होगा। और गणित का सेक्शन अच्छा हुआ, इसका मतलब आपका सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए तो बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पहली जानकारी टेस्ट सीरीज को लेकर। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज का आरंभ हो रहा है उड़ान में। ये टेस्ट सीरीज का आरंभ 14 अप्रैल 2024 से हो रहा है। तो 14 अप्रैल से छात्रावास अधीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज का आरंभ हम कर रहे हैं। समय होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। तो प्रत्येक रविवार को टेस्ट होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। 14 अप्रैल 2024 से इस टेस्ट सीरीज का आरंभ किया जा रहा है। विशेष प्लान के साथ टेस्ट सीरीज का आरंभ हो रहा है। कुल 15 टेस्ट रखे गए हैं। पूरा डिटेल्ड अगर आप टेस्ट का प्लान देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। अगर आप इसका डिटेल्ड पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्ड प्लान भेज भी दिया जाएगा। आप अगर देखेंगे तो हमने प्लान कैसा किया है, तो शुरू के जो 5 टेस्ट हैं, इसमें हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया। उसके बाद अगले जो 3 टेस्ट हैं, उसमें वापस से हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया। उसके बाद अगले जो 2 टेस्ट हैं, उसमें हमने वापस से संपूर्ण सिलेबस को कवर किया। और उसके बाद ये मेगा टेस्ट हमने 5 अलग से रखे हैं। तो कुल 15 टेस्ट हमने रखे हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने प्लान किया है। प्रत्येक टेस्ट में 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक टेस्ट में 100 प्रश्न आएंगे। अगर बात करूं फीस की, तो ऑफलाइन जो हमसे जुड़ेंगे
उनका फीस 600 रुपए है। ऑनलाइन जो हमसे जुड़ेंगे उनका फीस 500 रुपए है। ऑनलाइन अगर आपको टेस्ट देना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके उड़ान के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको स्टोर सेक्शन में अलग से इस टेस्ट सीरीज का प्लान दिखाई देगा। ऑफलाइन आप कहीं पर भी उड़ान की जहां जहां पर ब्रांचेस हैं, आप कहीं पर भी जाकर ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बात करूं रायपुर में हेड ऑफिस, इसके अलावा सिटी प्लाजा ब्रांच, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, जहां जहां पर उड़ान की ब्रांच है वहां वहां पर ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा मिल जाएगी। सभी ब्रांचेस में एक ही पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक ही पेपर सारे ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ध्यान रखेंगे, उड़ान के जो ऑफलाइन छात्र हैं, मतलब उड़ान में जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उनको फीस में छूट का भी प्रावधान है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, तो टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। उड़ान हमेशा से टेस्ट सीरीज को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस रहा है। टेस्ट सीरीज को लेकर, चाहे वो PSC के एग्जाम्स हो, चाहे वो व्यापम के एग्जाम्स हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक शानदार प्लान के साथ ये टेस्ट सीरीज का आरंभ 14 अप्रैल 2024 से हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। एक और जानकारी है टेट परीक्षा को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, CG टेट की परीक्षा होने वाली है 23 जून को और CTET की परीक्षा होने वाली है 7 जुलाई को। तो टेट की परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। टेट परीक्षा को लेकर एक टारगेट बैच का आरंभ हम कर रहे हैं। केवल टेट परीक्षा को लेकर ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं, जहां पर केवल टेट की तैयारी ही कराई जाएगी। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस इससे पहले अपलोड कराए हैं, जिसमें मैंने समझाया है कि टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस एकदम अलग नहीं है। जितना आप टेट में पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती परीक्षा में पढ़ेंगे ही आप। लेकिन ये जो बैच है, ये टेट के परीक्षा को लेकर ही आरंभ किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों का टेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उनको इस बैच से जुड़ना चाहिए, अपनी तैयारी को एक सही दिशा देनी चाहिए, क्योंकि टेट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को फिलहाल समय है, थोड़ा सा आगे खसकेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। जैसा कि चल रहा था कि बहुत ही जल्द हो जाएगी, जुलाई अगस्त में हो जाएगी, तो उतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन इस साल के एंड तक शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाएगा। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जिनका CG टेट या CTET क्लियर हुआ है। जिनका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, वो तैयारी में लग जाइए। 65 दिनों का अवधि होगा इस बैच का, पूरे सिलेबस का तैयारी कराया जाएगा। दोनों का सिलेबस सेम ही है, आप CG टेट उठा लो या CTET उठा लो, दोनों का सिलेबस सेम ही है एकदम। तो 65 दिन का अवधि है इस बैच का। कम समय में आपको अधिकतम तैयारी कराएंगे। ये जो बैच है, ये आरंभ हो रहा है 15 अप्रैल 2024 से। हमारे रायपुर और बिलासपुर दोनों ब्रांचेस में ये बैच आरंभ हो रहा है। रायपुर की बात करूं तो रायपुर में जो हेड ऑफिस है, वहां पर ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। बिलासपुर ब्रांच में जो क्लासेस संचालित होंगी, उसका समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी, रायपुर में भी और बिलासपुर में भी। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो रायपुर में आप हमारे हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, बिलासपुर ब्रांच में आप जाकर देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस दोनों जगह पर चलेंगी, दोनों जगह पर ऑनलाइन भी चलेंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे, चाहे वो रायपुर में जुड़े, चाहे वो बिलासपुर में जुड़े, उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं उसी फीस पर दी जाती है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर कक्षाएं संचालित होंगी। दोनों जगह पर 15 अप्रैल से ही कक्षाएं संचालित होंगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक दे दिया जाएगा। पंजीयन प्रारंभ हो चुका है, न्यूनतम फीस है, जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले लीजिए। टेट क्लियर करना आपका अभी प्रायोरिटी होना चाहिए। चलिए अब अपन आते हैं 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर। देख सकते हैं ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 2016 में पूछा गया था। क्या दिया है प्रश्न में?
दिए गए चित्र में कोई चित्र आपको दिया गया था, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, वृत्त सी का जो क्षेत्रफल है वो 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आसान प्रश्न था। कैसे बनेगा देखिए, ये कोई वृत्त है जो कि वर्ग के अंदर है, ये उसका मान लीजिए केंद्र है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये देखिए, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि वृत्त जो स्थान घेर रहा है, ये देखिए वृत्त, ये जो वृत्त है, ये जो स्थान घेरा है, इसी को बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है। अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल बोलूं तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये सभी को पता होगा, जहां पर पाई का वैल्यू लगभग, पाई का लगभग मान कितना लेते हैं आप? 22/7 या इसी को 3.14 लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या बताता है? तो क्षेत्रफल बताता है कि ये वृत्त जो है, ये जितना स्थान घेर रहा है, ये देखिए, ये वृत्त जितना स्थान घेर रहा है, इसी को बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई का लगभग मान यहां पर 22/7 होता है, और आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? तो त्रिज्या पता होगा, केंद्र से ये देखिए, केंद्र से किसी भी कोने को मिला दीजिए आप, ये देखिए ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इसी को आप क्या बोलते हैं? आर बोल देते हैं। क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या। आप ऐसा बोल दीजिए ये वृत्त की त्रिज्या है, या फिर इसको बोल दीजिए ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। 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 ये सब, ये देखिए, केंद्र से आप किसी भी छोर को पकड़ लीजिए, केंद्र से किसी भी छोर को पकड़ लीजिए, ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्या, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं, रेडियस बोलता हूं। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी लोगों को पता होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब एक बात समझिए, आपको प्रश्न में डिमांड क्या किया था? वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो वर्ग जो पी क्यू आर एस है उसका क्षेत्रफल। तो किसी भी वर्ग को अगर मैं देखूंगा, ये वर्ग है, तो वर्ग की खास बात क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण होता है 90 डिग्री का। देखिए वर्ग किसको बोलेंगे? तो वर्ग का मतलब ये नहीं कि चारों भुजा बराबर, साथ में चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। तो वर्ग की खास बात क्या है? वर्ग चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर, और ये चारों कोण जो हैं, ये चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के। ये कंपलसरी है कि चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। इसको बोलते हैं वर्ग। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। इसी को मैं क्या बोलता हूं? भुजा का वर्ग। तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। तो कहीं ना कहीं मेरे को भुजा चाहिए। अगर मेरे को वर्ग की भुजा मिल गई, डिमांड को समझिए, अप्रोच को समझिए, अगर मेरे को वर्ग की भुजा मिल गई, भुजा मतलब ये देखिए, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, क्योंकि चारों भुजाएं तो सेम ही होती हैं। तो या तो मेरे को ये वाली भुजा मिल जाए, या तो मेरे को ये भुजा, मतलब कोई भी भुजा मिल जाए, क्योंकि वर्ग की भुजा तो सेम ही होती है। चारों भुजाओं की लंबाई क्या है? सेम। ये भुजा बोलो या फिर ये भुजा बोल लो, या फिर ये भुजा बोल लो, या फिर ये भुजा बोल लो, चारों भुजाओं की लंबाइयां सेम है। तो मेरे को वर्ग की भुजा चाहिए। कैसे मिलेगी वर्ग की भुजा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, वर्ग की भुजा कैसे मिलेगी? देखो ये क्या है? ये है रेडियस। केंद्र से आप वृत्त के किसी छोर को पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा रेडियस। अच्छा, ऊपर वाले को देखूंगा तो ये भी क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? तो आप बोलेंगे ये भी तो रेडियस ही है सर, ये भी तो रेडियस है। अब एक बात समझो, अगर मेरे को वृत्त का रेडियस त्रिज्या मिल गया तो उसका मैं डबल कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वर्ग का भुजा। अगर मैं इस पूरे को देखूं, ये पूरे को अगर मैं देखूं, ये पूरे को, तो ये क्या है? तो ये वर्ग का भुजा ही तो है, ये वर्ग का भुजा है। तो अगर मेरे को वृत्त का त्रिज्या मिल गया, वृत्त का त्रिज्या मिलने का मतलब क्या हुआ? वृत्त का त्रिज्या मिलने का मतलब ये देखिए, ये वृत्त का त्रिज्या मिलने का मतलब ये अगर मेरे को मिल गया तो इसका डबल कर दूंगा, डबल करूंगा मतलब क्या मिल जाएगा? मेरे को वर्ग का भुजा मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है वृत्त का त्रिज्या निकालना। कैसे निकलेगा? आसानी से निकलेगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर।
आपको प्रश्न में कितना दिया है 9 पाई, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर आपको पता है और 9 पाई प्रश्न में दिया है, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ये प्रश्न में कितना दिया है 9 पाई, तो दोनों बराबर हो गए, पाई से पाई हो गया कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर कितना 9, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि जब वर्ग दूसरे साइड जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो r बराबर कितना आया 9 का वर्गमूल मतलब 3, तो रेडियस मिल गया कितना 3, रेडियस 3 मिला मतलब ये वाला मेरे को मिल गया कितना है 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब मेरे को मिल गया वर्ग का जो भुजा है वो कितना है 6 मिल चुका है, 6 वर्ग का भुजा 6 मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल बता दीजिए कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 मतलब कितना 36। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आसान सा प्रश्न था, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, एग्जाम में तो कुछ करना ही नहीं था, एग्जाम में केवल ऐसा करना था, सर हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ये प्रश्न में कितना दिया है 9 पाई, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर 9 है तो आर हो जाएगा सर 3, आर 3 है मतलब ये 3 और ये 3 6 हो गया, इसका मतलब मेरे को मिल गया सर वर्ग का भुजा कितना 6, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो वर्ग का भुजा 6 मिल गया, तो क्षेत्रफल कितना 36। खत्म हो गया काम, आसानी से प्रश्न डील हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। एक आयत है, पिछला प्रश्न वर्ग से संबंधित था, ये आयत से संबंधित है, लंबाई ये 35 है और चौड़ाई 28 है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब ऐसा कुछ रहा होगा जिसमें से आपने क्या किया है अर्धवृत्त काट के निकाल दिया है। ये देखिए ऐसा कुछ आयत रहा होगा, इधर से आपने काट के निकाल दिया, इधर से आपने काट के निकाल दिया है, जो बचा है ना उसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। कैसे बनेगा खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कैसे बनेगा। आपको पूरे आयत का क्षेत्रफल तो मिल जाएगा, आपको पूरे आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। अब आयत के क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। चलिए कोशिश करते हैं बनाने का, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। क्या करते हैं, आयत के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या, आयत का क्षेत्रफल निकला मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र मेरे को मिल गया। आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत जितना स्थान लिया है वो पूरा का पूरा आयत का क्षेत्रफल को बता रहा है। आयत का क्षेत्रफल मतलब ये स्पेस मेरे को मिल जाएगा, उसमें से मैं अगर दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, ये देखिए इधर वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को मैं माइनस किया, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इधर वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को मैं माइनस किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितना 35, चौड़ाई कितना है 28, निकाल लीजिए कितना आएगा, 8 पंचे 40 का 0, 8 त्रिका 24, 4 28, 2 पंचे 10 का 0, 2 त्रिका 6 और 1 7, मिल चुका है ये देखिए 980। तो आयत का क्षेत्रफल मिल गया 980 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर में लिख देता हूं। अब ये वाले अर्धवृत्त का, ये देखिए ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूं। कहीं ना कहीं ये केंद्र रहा होगा तभी तो ये वृत्त बनेगा पूरा ऐसा, तो ये केंद्र कहीं ना कहीं रहा होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने इससे जस्ट पहले पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा क्षेत्रफल तो उसको 2 से भाग दे दो, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब बात आती है कि आर कितना होगा, आर कितना होगा तो देखो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इमेजिन करो तो ये कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा वृत्त। ये देखो इसको मैं दूसरे कलर के पेन से बनाता हूं ताकि दिखाई दे आपको। ये देखिए ऐसा कहीं ना कहीं वृत्त रहा होगा, ऐसा वृत्त रहा होगा, ये कहीं ना कहीं उसका केंद्र रहा होगा। अब त्रिज्या कैसे निकलेगा, ये देखो टोटल कितना है, ये 28, टोटल 28 है ना,
टोटल 28 है, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 14। पिछले प्रश्न से ही लिंक हो रहा है थोड़ा सा जानकारी, तो ये 14 हो जाएगा, ये 14। इसका मतलब मेरे को मिल चुका है, क्या मिल चुका है, तो मेरे को मिल चुका है वृत्त का त्रिज्या। मतलब ये अर्धवृत्त, जिस वृत्त का भाग होगा उसका त्रिज्या कितना है 14। कैसे निकाले, ये देखिए, ये सेंटर है, 28 का आधा 14, 28 का आधा 14। मतलब इस वृत्त का अगर मैं बात करूं त्रिज्या का, तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 14। दोनों सेम ही तो हैं, किसी एक का निकाल के डबल कर देंगे उसका अपन। तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 14, तो आर का वैल्यू मिल गया 14। रखते हैं, पाई का वैल्यू कितना बताया मैं 22/7, आर का वैल्यू कितना 14, आर का वैल्यू कितना 14, और ये 2 आपका पहले से है। क्या किया हूं मैं, देखिए पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, ये देखिए आर का वैल्यू है 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14। कैलकुलेशन करो, 2 से काटो कितना आएगा 11, 7 से काटो कितना आएगा 2, कितना आ गया 11 दूनी 22, 22 गुणा 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 कितना 30, 308। तो ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308, तो ये वाले का भी 308, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया 308 और 308 कितना हो जाएगा 616। तो क्या करो, 980 में से 616 को घटा दो, 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, यहां कितना बचा 9 में 6 गया 3, कितना आएगा 364। तो देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। दिमाग क्या लगाना था, वापस से समझा देता हूं मैं एक बार पूरा। आपको प्रश्न में क्या बोला है कि ऐसा कोई आयत है, ये देखो ऐसा कोई आयत है, देख सकते हैं ये कोई आयत है। अब इसमें से इधर पे एक अर्धवृत्त को काट के निकाल दिया गया है, इधर पे एक अर्धवृत्त को काट के निकाल दिया गया है, तो बचा जो रेखांकित भाग है बीच वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपने बोला सर पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालो। पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप बता रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब जितना स्पेस वो ले रहा है, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप बता रहे हैं। अब इसमें से आप क्या करेंगे, तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला घटा देंगे। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 35 गुणा 28 कितना हो जाएगा 980, ये हो गया पूरे आयत का क्षेत्रफल। अब एक ठो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसका डबल कर दो, या इन दोनों को मिला के एक पूरा वृत्त बोल दो, ऐसा भी तो कर सकते हो। खैर उतना दिमाग नहीं लगाओ, आप बोलो ये अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल बताओ। पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28 का आधा 14, तो आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14 बटा 2, 2 से कटेगा कितने बार देख लीजिए, 22 काटा हूं 11 बार, 7 से 14 को काटा हूं 2 बार, गुणा किया 11 दूनी 22, 22 गुणा 14 308, 308 हो गया एक ठो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, सेम तो है 616। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल है 980, उसमें से ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना है 616, उसको घटा दीजिए, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा 364। आसान सा है, आसानी से प्रश्नों को डील किया जा सकता था। अगला प्रश्न देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या यदि दोगुनी कर दी जाए, किसी बेलन की त्रिज्या यदि दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। क्या बोल रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका आयतन, उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। तो देखो बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पहले बेलन के आयतन को समझो। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन आपको पता होगा, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैसे ये होता है ना, इसको देखने के लिए मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने वहां पर पूरे फॉर्मूले डेराइव करके बताए हैं कि पाई आर स्क्वायर एच कैसे होता है। लाइव क्लासेस के वीडियो मैंने डलवाए हैं, उसको देखना, वहां पर मैंने पूरा समझाया है कि पाई आर स्क्वायर एच कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर एच कैसे होगा, ये पूरा मैंने समझाया है। आयतन को v से शो कर लो, v कितना पाई आर स्क्वायर एच। अब बोल क्या रहा है, उसकी ऊंचाई जो है
वो क्या मतलब ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए, आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए। चलो इसको मैं प्रारंभिक स्थिति मान लेता हूं। प्रारंभिक स्थिति का मतलब V1 R1 H1, ये प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। अब बोल क्या रहा है, त्रिज्या को दोगुना कर दिया, आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब V1 V1 ही रहेगा। त्रिज्या को मैं क्या कर दिया, दोगुना, मतलब R1 क्या बन गया, 2R1 बन गया, और ये हो गया H2, ये हो गया H2। समझ आ रहा है। तो बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा। चलिए अब क्या करते हैं, मैंने ये इनिशियल स्थिति मान ली। इनिशियल, इनिशियल बोलने का मतलब प्रारंभिक स्थिति। आयतन V1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1। अब बोल रहा है कि आयतन अपरिवर्तित रहे, मतलब V1 है तो V1 ही रहे। त्रिज्या को डबल कर दो, त्रिज्या को डबल कर दिया तो इस बार ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, डिवाइड कर देते हैं V1 अपॉन V2। जनरली ऐसे प्रश्नों में डिवाइड ही कर दिया करो। ये देखो डिवाइड कर देते हैं, पहले वाले को दूसरे वाले से, ऐसा डिवाइड कर देते हैं अपन। तो यहां पे देखो पाई से पाई कैंसिल, V1, ये V1 है, ये V1 है, ध्यान रखिएगा, V1 V1 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पे क्या आएगा, H2 को इधर ले आता हूं मैं, ये H1 है, H2 को इधर ले आता हूं, H2 को इधर लाया तो क्या आएगा, ध्यान से देखना क्या आएगा, ये R1 स्क्वायर इंटू H1, और ये क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये कितना R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, देखो H2 बराबर H1/4, H2 बराबर H1/4। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो उसकी नई ऊंचाई है, जो उसकी नई ऊंचाई है वो प्रारंभिक ऊंचाई का 1/4, 1/4 होने का मतलब कितना, 25%। प्रारंभिक ऊंचाई का 1/4। ये देखो ना H2 कितना आया है, H2 आया है H1/4, H1/4, H1/4 होने का मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। चलो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, देखो प्रारंभिक ऊंचाई का कितना, 25%। ऐसा कर लो। किसी भी डेटा को परसेंटेज में बदलने के लिए, देखो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज अगर लगाना है, जैसे A/B में परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से भाग दे दो, परसेंटेज अगर लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। एक बार मैं वापस से इस प्रश्न को समझा देता हूं, बहुत आराम से कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना था कि आयतन होता क्या है, तो V इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। कैसे होता है, ये कहां से आया फॉर्मूला, ये बातें समझनी है तो मेरे पुराने वीडियो से आप देख लीजिए। अब बोला क्या है, बेलन की त्रिज्या यदि दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। प्रारंभिक स्थिति मान लिया V1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1, ये प्रारंभिक स्थिति। अब बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या को डबल कर दिया, त्रिज्या डबल मतलब पहले R1 था तो ये हो गया 2R1। ऊंचाई को मैं H2 ले लेता हूं, यही ऊंचाई मेरे को चाहिए। आयतन अपरिवर्तित रहे मतलब V1 था तो V1 ही रहे। अब यहां से भाग दे देते हैं अपन, तो V1 को V1 से भाग देंगे, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई, इसको कैलकुलेट कर लो, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, R1 स्क्वायर और यहां पर कितना H2, तो पाई से पाई कटा, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कटा, V1 से V1 कटा, तो H2 का वैल्यू कितना आएगा, H2 चाहिए मेरे को, तो H2 को ले गया इधर, H2 को ले गया इधर, तो ये कितना आया H1/4। तो H2 अगर H1/4 आया मतलब नई ऊंचाई प्रारंभिक का 1/4, प्रारंभिक का 1/4 होना मतलब कितना होना, 25%। अगर आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो H1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। ये देखिए तो H1 का कितना 25%। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से बनाया करो। आपको जो जो चेंजेस करने बोल रहा है वो चेंजेस कर लो। तो आपको बोला क्या यहां पर कि भाई आयतन प्रारंभिक स्थिति में V1 ले लिया, R को मैं R1 ले लिया, H को मैं H1 ले लिया। अब बोल रहा है कि आयतन अपरिवर्तित रहे मतलब V1 V1 ही रहे। त्रिज्या को डबल कर दिया, पहले R1 था तो अब 2R1 हो गया।
ऊंचाई S2 यही मेरे को चाहिए, भाग दिया तो क्या हुआ देखो, V1 V1 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर कैंसिल, H2 का वैल्यू क्या आया, H1/4 आया, मतलब H1 का 1/4 मतलब H1 का 25%। तो देख सकते हैं नई ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई का 25% हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह भी अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आयत क्या होता है, देखो आयत ये होता है, आयत का मतलब होता है ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, ये आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब आयत के आमने सामने की भुजा बराबर और ये चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के। अब इसमें खास बात क्या होती है, इसको प्रूफ करके भी बताया हूं, मेरे पुराने वीडियोस देखना। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। पहली बात तो आयत के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। दोनों विकर्ण तभी बराबर आएंगे जब चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। दोनों विकर्ण, अगर मैं यहां पे लिखूं कि दोनों विकर्ण किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण तभी बराबर आएंगे, तभी बराबर होंगे जब चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, जब चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। वर्ग में और आयत में ऐसा होता है, वर्ग और आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए वर्ग और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों में ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लो दोनों विकर्ण यहां पर एग्जाम्पल के लिए 20-20 सेंटीमीटर के हैं, मान लो यहां पर, पहली बात तो विकर्ण बराबर होंगे, ये वाला विकर्ण जितना होगा उतना ही ये वाला विकर्ण होगा। सिंपल सी बात है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, ये देखो समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट लगा के निकाल लेना विकर्ण को। आपको आयत के दोनों विकर्ण और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर ही मिलेंगे। आप खुद सोचो, ये वाले विकर्ण को निकालूंगा, ये समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट लगेगा तो ये विकर्ण मिल जाएगा मेरे को। ये वाले विकर्ण को निकालने के लिए यहां पे भी समकोण त्रिभुज सेम टू सेम वही बन रहा है। तो चारों कोण अगर 90 डिग्री के हैं तो आपको दोनों विकर्ण हमेशा बराबर मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर दोनों विकर्ण क्या है, बराबर। जितना लंबाई का ये है उतने लंबाई का ये है। मान लो विकर्ण कितना है, 20 सेंटीमीटर का है, तो प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब 10-10 हो जाएगा, इधर पे 10-10 हो जाएगा। तो आयत और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये तो गलत है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज आयत के जैसा ही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, ये देखिए, आयत के जैसा होता है। समांतर चतुर्भुज को समझा रहा हूं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, जो कि आयत में भी है। देखो आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर। लेकिन यहां पर दो कोण 90 डिग्री से कम, ये दोनों 90 डिग्री से कम हैं और ये दोनों 90 डिग्री से अधिक हैं। ये डिफरेंस होता है। अगर मैं आयत में और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस बताऊं तो आयत में चारों भुजाओं को देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। समांतर चतुर्भुज में भी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। यहां पर चारों कोण 90 डिग्री के, लेकिन यहां पर दो कोण 90 डिग्री से कम, ये दोनों 90 डिग्री से कम हैं और ये दोनों 90 डिग्री से अधिक हैं। एक और खास बात क्या है, आयत बोलूं या समांतर चतुर्भुज बोलूं, ये देखिए दो सेट समानांतर रेखाएं हैं। एक समानांतर रेखा का सेट ये है जो कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक समानांतर रेखा का सेट ये है। यहां पर भी देखिए दो सेट समानांतर रेखाएं हैं, एक समानांतर रेखा का सेट ये है और एक समानांतर रेखा का सेट ये है, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये देखिए, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। समानांतर रेखा का मतलब जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं आयत में भी दो सेट समानांतर रेखाएं, एक ये हो गई, एक ये हो गई। समांतर चतुर्भुज में भी एक ये सेट समानांतर रेखा का हो गया और एक ये सेट समानांतर रेखा का हो गया। जबकि समलंब क्या होता है, समलंब में एक सेट समानांतर रेखा होती है और एक सेट क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा।
ऐसा कुछ बनता है समलंब। इसमें ये वाला सेट क्या है, समानांतर रेखा का है। देखिए समलंब में क्या होगा, ये वाला सेट जो है ये समानांतर रेखा का है, ये वाला सेट, और एक सेट जो है प्रतिच्छेदी रेखा का है। ये वाला सेट जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा का है, ये वाला सेट आगे जाके कटेगा। इसका मतलब प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? समलंब चतुर्भुज ऐसा बनता है, ये देखो समलंब चतुर्भुज ऐसा बनता है, ये वाला सेट होता है समानांतर रेखा का और ये वाला सेट होता है प्रतिच्छेदी रेखा का। इसका मतलब प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, गलत हो जाएगा, एकदम गलत। तो आयत और समांतर चतुर्भुज लगभग एक जैसे हैं। आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री। आमने सामने की भुजा बराबर है, दो कोण 90 डिग्री से कम, दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा। दो सेट समानांतर रेखा है, यहां पे भी दो सेट समानांतर रेखा है। जबकि समलंब चतुर्भुज में एक सेट समानांतर रेखा होती है और एक सेट प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, क्या होगा, वर्ग होगा, गलत। केवल चारों भुजाएं बराबर होने से वर्ग नहीं हो जाएगा भाई। चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज की भी होती हैं। वर्ग आपको समझाया था, चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ चारों कोण 90 डिग्री के होने कंपलसरी है, तब आप बोलेंगे वर्ग। चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज की भी होती हैं। ये देखिए समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन यहां पर दो कोण 90 डिग्री से कम और दो कोण 90 डिग्री से अधिक। तो केवल चारों भुजाएं बराबर होने से आप चतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल सकते। चारों भुजाएं बराबर होने के साथ चारों कोण 90 डिग्री के होने कंपलसरी हैं। रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आयत और समांतर चतुर्भुज लगभग एक जैसे और वर्ग और समचतुर्भुज लगभग एक जैसे। डिफरेंस क्या है, बस यहां पे चारों कोण 90 डिग्री के, यहां पे दो 90 से अधिक, दो 90 से कम। यहां पर चारों कोण 90 डिग्री के, यहां पर दो 90 से कम, दो 90 से अधिक। तो केवल चारों भुजाएं बराबर होने से आप वर्ग बोल दोगे, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है, मैंने अभी आपको समझाया था। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तभी विकर्ण बराबर आएंगे। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तभी विकर्ण बराबर आएंगे। लेकिन समलंब चतुर्भुज अगर आप बनाएंगे, ये होता है समलंब चतुर्भुज, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है, इसका मतलब इसके विकर्ण समान नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। तो केवल कथन एक सत्य आएगा यहां पे, केवल कथन एक। अच्छा प्रश्न है और ये पूरी बातें समझाया हुआ। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें कवर हो जाएंगी। सारी प्रॉपर्टीज आप देखिएगा वीडियो, सारी प्रॉपर्टीज उसमें कवर हो जाएंगी। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ये है। समकोण त्रिभुज के आधार और विकर्ण, इसको आधार बोल सकते हैं आप और इसको विकर्ण बोल सकते हैं। आधार और विकर्ण का अनुपात दिया है 4:5, तो आधार बोल दीजिए इसको और इसको बोल दीजिए विकर्ण। अनुपात दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकता, तो मान लेता हूं आधार 4 के और विकर्ण कितना है, 5 के। तथा त्रिभुज का परिमाप, परिमाप दिया है त्रिभुज का, परिमाप कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा। एक बात समझो, ये है 5 के, ये है 4 के। अब ये वाले को बता सकते हो आप, कैसे बताओगे, पाइथागोरस लगाकर। समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगता है समकोण त्रिभुज में। आपको पता होगा समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसी को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, इसको x मान लेते हैं, चलो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर। 25k स्क्वायर में 16k स्क्वायर घटेगा, 25k स्क्वायर में 16k स्क्वायर घटेगा तो 9k स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है वर्ग घटेगा तो वर्गमूल डलेगा, 9k स्क्वायर। 9 का वर्गमूल 3, k स्क्वायर का वर्गमूल कितना, k। तो आपको जानकारी भी होना चाहिए यार, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 ही आता है।
तो ये मिल गया कितना 3k। इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, 5 4 3 ही रहता है ये हमेशा। ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट्स। कर्ण या विकर्ण 5 1 4 दूसरा 3 कंफर्म रहेगा, ये 3 4 5 रहता ही है। 5 विकर्ण है तो 1 3 1 4 रहेगा। ट्रिपलेट्स बोलते हैं, याद रखिएगा। बाकी याद नहीं है तो ऐसा निकाल लेना। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग एक्स स्क्वायर, आधार का वर्ग 4k का वर्ग। तो 25k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर घटाऊंगा तो 9k स्क्वायर, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3k स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा k। तो x का वैल्यू आया 3k। अब पूछा क्या है देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उससे पहले आप क्या निकाल दो, परिमाप से k का वैल्यू निकाल दो। तो परिमाप दिया है 48, तो परिमाप कैसे आएगा, परिमाप मतलब बाहर का माप। तो 5k प्लस 4k प्लस 3k कितना हो जाएगा 12k, 12k बराबर 48। तो k का वैल्यू कितना 4, k 4 आया तो फटाफट ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 4 चौको 16, 3 चौको 12 हो जाएगा ऐसा। सबसे पहले क्या किए, अनुपात दिया था विकर्ण और आधार में, तो इन दोनों को आप मान लिए 4k और 5k, ये मिल गया 3k। अब परिमाप मतलब बाहर का माप, तीनों का टोटल आपको दिया है कितना 48, तो 12k का वैल्यू 48, तो k कितना 4, k 4 आया तो ये विकर्ण मिल गया 20, आधार 16 और लंब मिल गया 12। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 अठे 16, 12 अठे 96, 96 हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है ये, लेकिन देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं मेहनत लगेगा, मेहनत करेंगे तो ही प्रश्न बनेंगे। 9 प्रश्न पूछे गए थे, सोचो 9 प्रश्न। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको। समझ आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा आसान था। दिए गए चित्र के अनुसार x का मान ज्ञात करें, तो ये x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा भी एक प्रश्न आता ही है, तो क्या करेंगे ऐसा, देखिए यहां से इसका कोण समद्विभाजक खींच लीजिए। कोण समद्विभाजक का मतलब ये 54 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 27, आधा कितना हो जाएगा 27। ये बन गया, बहुत आसान था यहां तक तो, 27 27 हो गया ये। इसके बाद क्या करना, ये वाले त्रिभुज को देखना, ये वाले त्रिभुज को, ये देखो ये बन गया त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज बन चुका है, ये त्रिभुज बन गया। अब ये 43 है, ये 27 है, तो ये वाला बता देंगे आप, ये वाला बता देंगे। ये वाले त्रिभुज को देखना, उस साइड भी एक त्रिभुज बन रहा है, उस साइड एक त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये वाला देखिए, उस साइड एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है। इसमें एक 38 एक 27, तो ये वाला बता देंगे आप। कैसे बताएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 43 और 27 कितना हो गया देखो, तो 7 3 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 43 और 7 50 और 20 70, इन दोनों का योग 70, तो बचा कितना 110, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। इधर देखिए 27 और 38 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 और 7 15, 3 2 5 1 6 65, तो बचा कितना 180 में 65 घटा दो तो कितना बचेगा 115 बचेगा। समझ आ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, यहां से कोण समद्विभाजक खींचे अपन, तो ये 54 का आधा 27, इधर पे आधा 27। अब ये 27 है, ये 43, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 70, तो बचा कितना 110। ये 27 ये 38, दोनों का टोटल 65, तो बचा कितना 115। अब चाहिए क्या मेरे को, x चाहिए। कैसे मिलेगा ये देखो, ये पूरा सर्कल घूम जाओ, तो ये पूरा सर्कल कितना होगा 360 होगा, ये पूरा सर्कल 360, उसमें 110 और 115 मतलब कितना 110 और 115 मतलब कितना हो गया 225, तो 360 में 225 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री ऑप्शन सी है, बनेगा। आसान है, देखिए पूरा सर्कल देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको मिल चुका है। कैसे मिल चुका है देखो, ऐसा कुछ स्थिति है, ऐसा कुछ। ये वाला एंगल पता है कितना 110, ये वाला एंगल पता है कितना 115, तो ये वाला एंगल तो बता दोगे। कैसे बताओगे, पूरा टोटल कितना हो जाएगा 360, 360 में 110 और 115 225 निकाल दो, तो 360 में 225 निकालोगे तो कितना आएगा 135 आ जाएगा। आसान प्रश्न था, कोई डाउट तो नहीं है। देख लीजिए एक बार, फिर से बोल देता हूं मैं क्या किया हूं। 54 का आधा कितना हो गया, वापस से बता देता हूं, कहीं पे डाउट होगा तो देख लीजिए।
54 से कोण समद्विभाजक खींचे तो ये हो गया 27, ये हो गया 27, आधा आधा हो गया 27 27, ये 43 और 27 कितना 70, तो बचा कितना 110, 38 और 27 कितना 65, तो बचा कितना 115। अब 110 ये 115 ये, तो कितना हो गया 225, तो 360 में 225 घटा दो, कितना बचेगा 135। ठीक, अच्छे प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, ये और शानदार प्रश्न है, ये और भी शानदार प्रश्न था। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है। ध्यान से समझना, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है। समझना, थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। आयत है, आयताकार कागज है, ये 22 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। लंबी भुजा के साइड से मोड़ा जाता है। समझना कैसे मोड़ दिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, ये देखो एग्जाम्पल के लिए समझो, ये आयत है, देख पा रहे हैं, ये आयत देख पा रहे हैं आप, ये आयत है, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इस साइड को क्या बोल रहा हूं मैं 22। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना, ये देखो पूरा का पूरा ऐसा दिखाई देगा आपको। ये कितना है 22, ये 22 है और ये कितना है 15, ये 22 है और ये 15 है। ऐसे मोड़ देना इसको, देखो ऐसे मोड़ दो, लंबी भुजा के साइड से मोड़ना है, लंबी भुजा मतलब 22 वाले साइड से मोड़ना है, ऐसे मोड़ दिया, ये देखो ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ के क्या बना दिया बेलन, ये देखो ऐसा मोड़ के बेलन बना दिया। देख पा रहे हो कैसा मोड़ा हूं, वापस से देखो क्या किया हूं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वाला कितना है 22 और ये वाला कितना है 15, आयत दिखाई दे रहा है, ये 22 है और ये 15 है। लंबी भुजा वाले साइड से मोड़ दो, ये देखो लंबी भुजा वाले साइड से ऐसा मोड़ दिया, ऐसा मोड़ा मैं, ऐसा मोड़ के क्या बना दिया बेलन बना दिया, बेलन बन गया ये। अब देखो बेलन बन गया ये, तो ये जो 15 था ये क्या बन गया उसका हाइट, तो ये जो 15 था ये 15 क्या बन जाएगा बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। देख पा रहे हैं, ये 15 क्या बन जाएगी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बनी। और ये 22 क्या बना, ध्यान से देखना, ये पूरा पूरा 22 था, इसको ध्यान से देखना, ये पूरा पूरा 22 था, ये 22 क्या बन जाएगा जब ऐसे मोड़ूंगा, जब ऐसे मैं इसको मोड़ूंगा, ये देखिए जब इसको ऐसा मोड़ूंगा तो 22 क्या बन जाएगा बेलन है, तो ये देखिए बेलन के नीचे जो वृत्त बना है ना, उस वृत्त का परिधि बन जाएगा। ये क्या बनेगा बेलन के आधार वृत्त की परिधि, आधार वृत्त की परिधि, जो कि त्रिज्या निकालने में आपकी हेल्प करेगा। सोच पा रहे हैं, वापस से देख लो, ये पूरा पूरा ऐसा था, आयताकार कागज का टुकड़ा है, ये है 22 और ये है 15, ऐसे मोड़ दिया इसको, लंबी भुजा वाले साइड से मोड़ा, ऐसे मोड़ा, तो देख सकते हैं हाइट कितना है, बेलन का हाइट देखेंगे तो बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, बेलन का हाइट 15, और जो 22 था वो 22 ऐसा मुड़ गया ना, ऐसा मुड़ के क्या बन गया आधार का जो वृत्त है उसका परिधि बन गया। अब देखो आधार के वृत्त का परिधि कितना है, तो आधार के वृत्त का परिधि 22 और वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना हो गया 22। समझ आ रहा है, बेलन के परिधि की अगर मैं बात करूं, बेलन के परिधि की अगर मैं बात करूंगा तो बेलन का परिधि कितना हो गया 22, क्योंकि आप इसको घुमा कैसे मोड़े, तो नीचे जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसका परिधि कितना है 22 है, परिधि 22 है। अब यहां से आर निकालना था अपन को, पाई का वैल्यू 22/7, ये आर बराबर कितना 22, 22 से 22 कटा तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7/2, आर का वैल्यू मिल गया मेरे को 7/2, मतलब बेलन का त्रिज्या मिल गया 7/2, बेलन का ऊंचाई मेरे को पता ही है कितना 15, क्योंकि ये साइड क्या बना था ऊंचाई। अब आयतन पूछा था, आयतन बता देना, आयतन कैसे बताओगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना 7/2, तो 2 बार लिखता हूं 7/2 को क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना 15 लिख दो, 7 से 7 कटा, 2 से कितने बार कटेगा 11 बार, तो 11 गुड़ा 7 गुड़ा 15/2, 11 सते 77 गुड़ा 15/2, 15 सते 105, 15 सते 105 और 10 कितना 115, 1155/2, 2 से भाग दीजिए 1155 को, तो 2 से भाग दूंगा, 2 पंचे 10, कितना आया देख लीजिए, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 सते 14
तो कितना आएगा 577 सही 1/2। ऑप्शन देखिए 577 सही 1/2। आसान सा है, पूरा कहानी जो है, पूरा कहानी है समझने वाला। इसमें आप ऐसा समझिए, ये है, ये देखिए ऐसा समझिए, ऐसा समझिए, ये कितना है 22, ये जो लेंथ है ये 22 है, और ये जो आपका चौड़ाई है ये कितना है 15 है। अब लंबाई के साइड से इसको मोड़ दीजिए, ये देखिए ऐसा, लंबाई के साइड से इसको मोड़ दीजिए, ऐसा मोड़ा, ये देखिए क्या बन गया, बेलन, बेलन बन गया। बेलन का ऊंचाई कितना है तो आपको समझ में आ रहा है, ये 15 था तो बेलन का ऊंचाई 15 हो गया। वो 22 क्या है तो वो 22 वृत्त का परिधि बन गया। देखो वृत्त का परिधि बन गया, नीचे जो वृत्त है उसका परिधि बन गया, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। तो 2πr का वैल्यू कितना हो गया 22। 2πr का वैल्यू हो गया 22, तो यहां से पाई का वैल्यू पुट किया 22/7, तो 22 से 22 कैंसिल, बराबर के दोनों साइड सेम पोजीशन पे काट दिया करो। बराबर के दोनों साइड जब काटोगे तो सेम पोजीशन पे 22 से 22 कटा, तो r का वैल्यू कितना आया 7/2। r मिल गया मेरे को 7/2, h मेरे को पता है कितना 15। फॉर्मूला लगाया आयतन का, पाई r स्क्वायर h, पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मतलब 2 बार, 7/2 को लिखना है, इंटू 15। 2 से काटा 11 बार कटेगा, और नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, 7 से 7 कट गया, 11 गुड़ा 7 गुड़ा 15/2, गुड़ा किया 1155/2। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिख देना, 2 से 1155 को भाग दिया, 577 सही 1/2। ये देखिए 577 सही 1/2। समझ आ रहा, पढ़ना पड़ेगा भाई तभी निकलेगा एग्जाम। आप सोचेंगे कि बिना पढ़े एग्जाम निकल जाए तो संभव नहीं है। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा था। किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। कोई लकड़ी का बंद डब्बा है, इसका बाहरी माप दिया है। ध्यान से समझना, ध्यान से थोड़ा सा देखना प्रश्न को। बहुत शानदार प्रश्न है ये भी, लेकिन बहुत आसान था। ये प्रश्न बहुत ही आसान था। ये लकड़ी का कोई डिब्बा है जिसका बाहरी माप है 45 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता क्या होगी। डब्बा जो है 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है, ये देखिए ऐसा कुछ चौड़ी लकड़ी से बना है, ऐसा, ये देखिए ऐसा मैं एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पर। ये देखिए ऐसा कुछ बना है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है। बोला क्या है, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे का बाहरी माप दिया है आपको। ये बाहरी माप कितना दिया है 45, ये कितना दिया है, ये दिया है आपको कितना 32, और ये कितना दिया है आपको 28। बाहरी माप दिया है आपको, ध्यान से समझना, बाहरी माप दिया है, ये 45 है, ये 32 है और ये 28 है। अब बोल क्या रहा है, डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है, देख सकते हैं आप 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है। उस लकड़ी के डब्बे की क्षमता क्या होगी। ये तो बाहरी माप है ना, ये तो बाहरी माप है। एक्चुअल में जब आप इस लेंथ को देखेंगे, ये वाली लेंथ को देखेंगे, तो इसमें कितना माइनस होगा, देखिए एक इधर का माइनस होगा, एक इधर का माइनस होगा। तो एक्चुअल में आप देखेंगे जो क्षमता निकालेंगे तो लंबाई कितना मिलेगा, 45 में 2 कम करना 43, चौड़ाई में सेम वही बात हो जाएगी। देख सकते हैं ये चौड़ाई है ना 32, तो ये चौड़ाई है 32, एक कम उधर होगा एक कम इधर होगा, तो कितना बनेगा 30। उसी प्रकार ऊंचाई देखेंगे तो बाहरी ऊंचाई 28 है, एक एक दोनों साइड से कम होगा तो क्या बनेगा 26। इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न में बहुत आसान काम करना होता है। इसका ट्रिक क्या बनाते हैं बच्चे, 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी है तो 45 में 1 दोनों साइड माइनस करेंगे 43, 32 में 1 दोनों साइड माइनस करेंगे 30, 28 में 1 दोनों साइड माइनस करेंगे 26। तीनों को गुणा कर दीजिए, 43 इंटू 30 इंटू 26, गुणा करिए 43 इंटू 30 इंटू 26। चलिए 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, कितना आया 129, जीरो लगा दीजिए। 6 जीरम 0, 6 नवा 54 का 4, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 एकम 6 और 1 7, 2 जीरम 0 का 0, 2 नवा 18 का 8, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, कितना आएगा 0 4 5 7 5 12 1 13, 33 540। देख लीजिए 33 540, गुणा तो आप कर लेना भाई। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना, आपको समझना है। बाहरी माप दिया है, थोड़ा सा आप देखेंगे
तो एक्चुअल में आपने क्या बनाया, थोड़ा देखो एक बार और समझ लो। ऐसा कुछ लकड़ी का जो बॉक्स है, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा देखना एक बार, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए ऐसा कुछ है, ये देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है। तो बाहरी माप दिया है, बाहरी माप मतलब ये बाहरी माप दिया है, जबकि बोल क्या रहा है, क्षमता, क्षमता मतलब आयतन, तो आयतन मतलब अंदर कितना जो जगह है वो पूछ रहा है। तो वो पूछेगा तो बाहरी माप से क्या मतलब, ये तो चौड़ी लकड़ी है ना, ये तो चौड़ी लकड़ी है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, ये तो चौड़ी लकड़ी है तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। आपको बाहर का डायमेंशन दिया है, ये लंबाई दिया है, ये चौड़ाई दिया है, ये ऊंचाई दिया है, बाहर का डायमेंशन दिया है आपको, और एक्चुअल में पूछ रहा है क्षमता, तो आपको क्षमता के लिए अंदर का डायमेंशन लेना पड़ेगा, ये वाला। तो एक इधर से एक इधर से कम करेंगे 43, इसमें एक इधर से एक इधर से कम करेंगे 30, इसमें एक इधर से एक इधर से कम करेंगे 26। तो 43 इंटू 30 इंटू 26, आंसर आपका आ जाएगा 33,540। अंतिम प्रश्न एक और पूछा गया था, लेकिन ये वाले प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछने का कोई मेरे को औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें साइन कॉस वगैरह का यूज हो जाएगा। बता दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला डेराइव होता है, कोई त्रिभुज है ऐसा कुछ, ये देखिए कोई त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण जो है सबसे बड़ी भुजा के सामने रहेगा, ये सबसे बड़ा कोण रहेगा सबसे बड़ी भुजा के सामने। अब इसका फॉर्मूला डेराइव होता है, इसका फॉर्मूला एक डेराइव होता है कॉस सी, ये वाले कोण को बोलता हूं कॉस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2ab, ऐसा एक फॉर्मूला बनता है। कोई मतलब नहीं था इस प्रश्न को देने का। ए क्या हो जाएगा 3, तो 3 स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है यहां पर, माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर मतलब कितना 7 स्क्वायर। इस प्रश्न को पूछे जाने का कोई भी मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप देखेंगे तो ये सब आपके सिलेबस में है ही नहीं, त्रिकोणमिति के कोई भी फॉर्मूला को देखेंगे तो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है कॉस सी, ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49, डिवाइड बाई 5 तिया 15 दूनी 30, तो 9 में 49 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 40 और प्लस का 25, तो कितना आ जाएगा माइनस का 15/30, माइनस का 15/30 मतलब -1/2, तो कॉस सी का वैल्यू आया -1/2, तो यहां पे सी इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2, और कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होता है 120। तो फालतू का प्रश्न था, जनरली इसको आप अपने सिलेबस में डील ही नहीं करते हो, इसको पूछे जाने का मेरे को तो कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऐसा कोई त्रिभुज बनाइए, इधर 3 इधर 5 इधर 7, तो बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण ही सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे बड़ा कोण है, ये इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो इसको सी, ये सी जो है सबसे बड़ा कोण है, तो यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आता है, ये फॉर्मूला आता है। ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू यहाँ पे 7 है। कैलकुलेट करते हैं तो कॉस सी का वैल्यू आपको मिलता है -1/2, अब कॉस दूसरे साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2 एक्चुअल में 2π/3 का वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 180/3, काटने पर सी का वैल्यू आएगा 120 डिग्री। लेकिन आपको पूछना नहीं चाहिए था, ये पूछ लिया तो एक फॉर्मूला याद रखिए, हो सकता है फिर से रिपीट कर दे, बाकी मेरे को उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा। तो 2016 में ये 9 प्रश्न पूछे गए थे, देख सकते हैं 9 के 9 प्रश्न शानदार थे,
देख सकते हैं 9 के 9 प्रश्न, 18 नंबर 20 में ये 9 प्रश्न आपको सीधे सीधे कितना आगे ले जाते, कितना पीछे धकेल देते, आप खुद सोचिए। ये 9 प्रश्न आपको कितना आगे कितना पीछे धकेल सकते हैं। तो आप पढ़िए भाई, और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो हमारे यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक का बैच भी चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। शिक्षक भर्ती का बैच भी चल रहा है, पीएससी के बैचेस चल रहे हैं। केवल मैथ्स की क्लास अगर अटेंड करने के इच्छुक हैं आप, केवल मैथ्स की क्लास, तो 20 मार्च से आरंभ हुई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें। डेली 1.5 घंटे की क्लास चलती है, ये 4 बजे से 5:30 बजे तक, जिसमें मैं पूरा मैथ्स कवर करा रहा हूं। ये सारे टॉपिक्स सब कुछ उसमें कवर होगा। प्रीवियस ईयर के व्यापम के सारे प्रश्न, पीएससी के सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं उसमें। इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। फीस इसकी 2000 रुपया है, मतलब 1999 रुपए इस बैच की फीस रखी गई है। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ये। तो बैचेस से अगर जुड़ना है तो आप जानकारी ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अच्छी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिए, बिना पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होना। देख सकते हैं प्रश्नों का लेवल आपसे कितना बना, आप खुद सोचो। ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा बना पाएगा। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा था, थोड़ा सा सोचना पड़ता इसमें, थोड़ा सा सोचना पड़ता आपको इसमें। अच्छा प्रश्न था, ये बन जाता, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ मत करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा कुछ इस प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने लेते आऊं जिससे आपको फायदा मिले। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं समय निकाल के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आऊं, जिनके पूछे जाने की संभावना कहीं ना कहीं पीएससी में, व्यापम में रहेगी। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।